जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। रिसेंटली महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में पीएचडी की सीट्स नोटिफाई की गई हैं। ये सीट्स जो हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ द्वारा नोटिफाई की गई हैं। तो जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी मास्टर्स अपनी कंप्लीट की है या नेट जेआरएफ उन्होंने अभी क्वालिफाई किया है और वो पीएचडी सीट के बारे में सोच रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल वो सीरियसली ले सकते हैं। देखिए, इसमें पीएचडी आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम बेसिस का भी इसमें ऑप्शन है। इस नोटिफिकेशन के इस वीडियो के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय जो है वो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ये आप ध्यान रखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता ही होगा। तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, इनका जो ये जो प्रवेश पीएचडी प्रवेश है 2022 के नाम से जाना जाएगा और इसका जो पूरा नाम है वो है MSDS यूनिवर्सिटी कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर ये शॉर्ट फॉर्म कहीं भी आती है तो इसका मतलब ये है कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है इसका मतलब है। इनका जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए, कुछ जो मुख्य तिथियां हैं उसके बारे में पता होना आपका बिल्कुल ज़रूरी है। विज्ञापन जो विश्वविद्यालय द्वारा निकाला गया है ऑनलाइन, और जो विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन निकाला गया है और जो ऑनलाइन आवेदन मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इनके द्वारा ली जाएंगी उसकी तारीख जो है 10/11/2022 है। तो अभी 3 दिन पहले ही ये एडवर्टीज़मेंट निकाला गया और इसका प्रोसीजर शुरू हुआ है। इसका जो अंतिम जो तिथि है वो है 30/11/2022। तो देखिए, 30/11/2022 तक आप इसके आवेदन को भर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन को ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भी आपको इनको जो है भेजनी पड़ेगी। वो एड्रेस मैं अभी बाद में बताऊंगा कहाँ पे आपको भेजनी है। तो हार्ड कॉपी वगैरह और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजने हैं इनके कार्यालय तक 5/12/2022 तक। तो ये जो डेट्स हैं आप बिल्कुल याद रखेंगे, 5/12/2022 तक आपको इनके कार्यालय तक भेजनी है। वेबसाइट से जो है एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि जो रहेगी वो रहेगी 9 दिसंबर। प्रवेश परीक्षा की तिथि जो रहेगी वो रहेगी 11 दिसंबर। तो आपकी जो परीक्षा है 11 दिसंबर को होने वाली है ये। इसके बाद में उत्तर कुंजी जो आंसर की सार्वजनिक पब्लिक होगी 15 दिसंबर को होगी। आपत्ति ऑब्जेक्शन जो आप उठा सकते हैं वो 20 तक उठा सकते हैं। आपत्ति जो निस्तारित होगी वो 24 तक होगी और परीक्षा फल परिणाम जो घोषित होगा वो उसकी प्रस्तावित उसकी जो टेंटेटिव डेट है वो है दिसंबर 28। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में 30/11/2022 के बाद में कोई भी दशा में आपका ऑनलाइन जो आवेदन पत्र भरा नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। तो फीस आपको पता होनी चाहिए। सामान्य और जो EWS कैटेगरी है उन सभी के लिए क्या होगा। तो देखिए, इसमें सामान्य जो जनरल कैटेगरी रहेगी और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी जो रहेगी उनके लिए फ़ीस रहेगी मात्र 1000 रुपये। और इसके बाद में देखिए SC ST और जो EWS कैटेगरी, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड भी कर दिया है, EWS कोटा बना रहेगा। इनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 500 रुपये। तो जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये और EWS SC ST के लिए जो है 500 रुपये रहेगी। इसके बाद में आपको बता दूं कि आपको जो प्रिंट निकालना है, आपका जो देखिए एप्लीकेशन भरी जाएगी उसका प्रिंट निकाल के और समस्त प्रपत्रों को स्वयं प्रमाणित छाया प्रति जो है आपकी कॉपीज़ जो है आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे उसके साथ में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म रख के क्या भेजना है, डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से किसको भेजना है ये आप बिल्कुल नोट करेंगे। कुलपति महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश को भेजना है। 5/12/2022 तक आपको ये भेज देना है। और देखिए, अगर कोविड की कोई दशा होती है, कोविड का कोई केस आता है, मतलब ऐसा कोई केस आ गया कि इस टाइम में जो है कोविड की जो केसेस हैं वो बढ़ने लगे, तो उस स्थिति में ये कि इन्होंने अपना क्या दिया है, एक प्रोबेबिलिटी दी है कि आप PDF के माध्यम से भी ईमेल कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, अभी इस तरीके का दशा नहीं आएगी तो आपको हार्ड कॉपी ही भेजनी पड़ेगी। अब देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी सीट्स हैं। तो देखिए, भौतिकी में जो सीटों का विवरण है, ये कोड जो है आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। सीट जो है 7 रहेंगी भौतिकी में। रसायन विज्ञान में 33 सीटें हैं। तो देखिए कितने लार्ज नंबर पे ये सीट निकाली गई हैं। गणित में जो है 31 सीटें हैं। अरबी में जो है 8 सीटें हैं।
विधि में 15 सीटें हैं, हिंदी 42, अंग्रेजी में 38 सीट्स हैं। इसके बाद में देखिए समाज शास्त्र में देख लीजिए 28 सीटें हैं, राजनीतिक शास्त्र में 20 सीटें हैं, प्राचीन इतिहास में एशियन हिस्ट्री में 2 सीटें हैं, मनोविज्ञान साइकोलॉजी में 4 हैं, सैन्य विज्ञान में जो है 19 है, इतिहास में 16 सीट्स हैं। इसके बाद में देखिए जो शिक्षा शास्त्र है, तो शिक्षा शास्त्र में जो है अर्थशास्त्र में जो है 11 सीटें हैं और शिक्षा शास्त्र में कोई भी सीट नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, शिक्षा शास्त्र में कोई भी सीट नहीं है। संस्कृत में जो है 38 सीटें हैं, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी में कोई भी सीट नहीं है, उर्दू में 5 सीटें हैं, शिक्षा संकाय बीएड जिसको बोलते हैं उसमें 28 सीटें हैं, वाणिज्य कॉमर्स में 16 सीटें हैं, प्राणी विज्ञान में जो है वो 26 सीटें हैं, वनस्पति विज्ञान में 15 सीटें हैं, सस्य जो विज्ञान रहेगा उसमें 8 सीटें हैं, आनुवांशिकी पादप प्रजनन में 2 सीटें हैं, पादप रोग विज्ञान में जो है 5 सीटें हैं, कीट विज्ञान में 6 सीटें हैं, कृषि रसायन और मृदा विज्ञान में कोई सीट नहीं है, उद्यान विज्ञान में जो है 1 सीट है। इसके बाद में देखिए पशुपालन में और दुग्ध विज्ञान में जो है 4 सीटें हैं और कृषि अर्थशास्त्र में जो है 4 सीटें हैं, गृह विज्ञान में कोई सीट नहीं है, होम साइंस में कोई सीट नहीं है, भूगोल में 9 सीट्स हैं, शारीरिक विज्ञान में जो है 6 सीटें हैं, कृषि प्रसार में सीट नहीं है, संगीत में 2 सीटें हैं, कृषि अभियांत्रिकी में कोई सीट नहीं है, कृषि सांख्यिकी में भी कोई सीट नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में सीट है, काफ़ी लार्ज नंबर पे ये सीट्स निकाली गई हैं और अराउंड जो है लगभग 150-200 के करीब ये सीट्स जो है आपकी बनेगी अगर टोटल हम इनका देखते हैं, और इससे ज़्यादा ही सीट्स इसमें बनेगी। तो टोटल पे हमें इतना ध्यान नहीं देना है, आप अपने सब्जेक्ट्स में ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। अब देखिए जहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि सीट्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में जो सीट है रिक्त होने की संभावना अगर रहेगी तो पीएचडी प्रवेश के उपरांत जो डीआरसी रहेगी, डीआरसी की अंतिम तिथि तक सीटों के परिवर्तन संभव है। तो देखिए जहाँ पे सीट्स नहीं है, अगर प्रवेश परीक्षा के टाइम तक डीआरसी कहती है कि इसमें सीट्स बढ़ा दी जाएंगी तो वहाँ पे सीट्स जो है बढ़ जाएंगी। तो अभी इनमें उम्मीद है कि जहाँ पे कोई सीट नहीं है वहाँ पे सीट निकल सकती है। डीआरसी की जो मीटिंग होती है वहाँ पे वो इस सीट को क्या कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा। एलिजिबल क्राइटेरिया होगा कि 55% जो मार्क्स रहेंगे स्नातकोत्तर में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और क्या है कि यूजीसी में जो मानक 7 है, मतलब जो आपका 7 ग्रेड है, अगर उस तरीके का कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम आपने दिया है तो 7 ग्रेड से ऊपर अगर आपके हैं तो आप इसमें पीएचडी के लिए भर सकते हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दृष्टिबाधित और जो दिव्यांग है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा और 50 अंकों तथा ग्रेड के समतुल्य के साथ जो उत्तीर्ण है वो पीएचडी के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में देखिए बहुत सारी और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि सर्विसमैन के लिए वो सारी चीज़ें, वो हम इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो जो है इतना काम की चीज़ नहीं है। 1-2 जो है बहुत कम लोग इसमें भरते हैं। तो जो ज़्यादा जनरल लोगों के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए प्रवेश श्रेणी में जो कैटेगरीज रहेंगी वो कई सारी कैटेगरीज हैं। एक तो फुल टाइम है, फुल टाइम में आप जो है फुल टाइम में भी कई सारी कैटेगरी हैं। एक तो वो कैटेगरी जिन्होंने नेट या गेट क्वालिफाई किया है, और दूसरी कैटेगरी है जिनको यूजीसी, डीएई, क्यूआईपी, डीबीटी या ये जो सारी जो स्कॉलरशिप है, डीआरडीओ वगैरह, इनके द्वारा जो है वित्तीय सहायता मिल रही हो, स्कॉलरशिप मिल रही हो। तो एक कैटेगरी ऐसी बनेगी और एक कैटेगरी बनेगी जिनके पास में किसी सरकारी या शैक्षणिक संस्था में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए पीएचडी कार्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश दिया गया हो। तो देखिए एक ये कैटेगरी बनेगी, कोई जो है सरकारी या शैक्षणिक संस्थान में कार्य कर रहा है और उसको 3 वर्ष का जो है अवकाश मिला है पीएचडी करने के लिए, तो एक कैटेगरी बनेगी। और चौथी कैटेगरी है कि स्वयं वित्तीय अभ्यर्थी, जिनके पास में कोई स्कॉलरशिप नहीं है, उनको कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, तो वो बनेगी। अब इसमें भारतीय विदेशी दोनों के लिए है ये। और इसके बाद में देखिए एक ये कैटेगरी है कि वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में एक प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजना में पूर्णकालिक जो है फुल टाइम के लिए जो जेआरएफ, एसआरएफ है या एआरपीए है, इनके लिए कार्यरत शोध अभ्यर्थियों को परियोजनाओं में शामिल होने के लिए 6 मास बाद पीएचडी कार्य में प्रवेश दिया जा सकता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अंशकालिक देखिए पार्ट टाइम में क्या होगा, पार्ट टाइम में ये होगा कि विश्वविद्यालय में जो
समृद्ध राजकीय अनुदान महाविद्यालय जो एडेड जो कॉलेजेस हैं उनमें नियमित और पूर्णकालिक शिक्षक जो हैं, जो नियमित हैं और पूर्णकालिक हैं, जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार या किसी विभाग से कम एक लगातार 1 वर्ष जो है परिवीक्षा अवधि मतलब प्रोबेशन पीरियड शामिल करते हुए कि सेवा अथवा कार्य पूर्ण किया हो, वो अंशकालिक पीएचडी कर सकते हैं। तो देखिए वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। कोई मान लीजिए टीचर है जो राजकीय अनुदान या महाविद्यालय में जिसने अपना प्रोबेशन पीरियड कर दिया हो, पूरा किया हो, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। कम से कम कर्नल या उसकी रैंक के लोग जो है वो भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र कंपनी जैसे बीएससी एनएससी लिस्टेड उनके जो अधिकारी हैं वो भी पीएचडी कर सकते हैं। और इसमें देखिए और ज़्यादा चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में देखिए एक जो कैटेगरी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पीएचडी जो है कितने वर्ष की होने वाली है। तो देखिए जो रेगुलर पीएचडी है उसका टाइम पीरियड रहेगा 3 से, ये देखिए यहाँ पे 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक रहेगा। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक जो रेगुलर पीएचडी है उसका रहेगा, जबकि जो पार्ट टाइम पीएचडी है उसका मैं अभी आगे बताऊंगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें जो एग्जाम्शन रहेगा, जो प्रवेश परीक्षा ये होने वाली है पीएचडी के लिए, इसमें एग्जाम्शन किस किस को मिलेगा, तो ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्शन आप देख लीजिए, जो भी स्थायी शिक्षक रहेंगे विश्वविद्यालय से समृद्ध जो एफिलेटेड कॉलेज है उसमें कॉलेजेस हैं उसमें अध्यापन करा रहे हैं और उन्होंने अपना जो प्रोविशन या परिवीक्षा जो काल है वो सफलतापूर्वक जो है पूर्ण कर लिया है, तो वो उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी हैं, और इसके बाद में देखिए अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ शर्तें रहेंगी। इसके बाद में देखिए जो यूजीसी सीएसआईआर या इस तरीके के इंस्टीट्यूट द्वारा जो है उन्होंने ये नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है या स्लेट क्वालिफाई किया है, उनको भी परीक्षा नहीं देनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत रहता है कि यूजीसी नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है क्या उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, उनको फॉर्म ज़रूर भरना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, फॉर्म उनको ज़रूर भरना है। जिन्होंने गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, गेट स्कोर कार्ड जो है उनका जो वैलिड हो, और उनको भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। जिन्होंने आर्मी नेवी एयरफोर्स में कम से कम कर्नल रैंक है उसके समक्ष कम से कम 10 वर्ष की सेवा दी हो, उनको भी परीक्षा नहीं देनी है। एमफिल उपाधि धारक को भी परीक्षा नहीं देनी है। और गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं उसमें अधिकारी जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष जो है सहायता दी हो, सेवा दी हो, उनको भी नहीं करनी पड़ेगी। और पीएचडी द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त या मानित महाविद्यालय शोध संस्थान से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक बार शोध उपाधि, जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली और वो द्वारा जो है पीएचडी करना चाहते हैं, उनको भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और अंशकालिक पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको भी ये प्रवेश परीक्षा जो है नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद में देखिए प्रोसीजर क्या रहेगा। ये जो AZU CRDT का प्रोसीजर है ये रहने वाला है। इसमें जो है देखिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे और इसमें दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक के योग पर उनका जो है प्रतिशत सामान्य और आर्थिक रूप से जो है एक तरीके से रिजर्वेशन उस पर लागू होगा। तो ये आप देख सकते हैं 50% शोध पद्धति रिसर्च मैथडोलॉजी प्रश्न पत्र तथा 50% जो है सब्जेक्ट से होगा। तो 50% आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, 50% जो है रिसर्च मैथडोलॉजी आएगी। इसके बाद में देखिए ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और देखिए ये पूर्णकालिक के लिए ये इस तरीके का इन्होंने इंडेक्स बनाया है। इसमें 60 नंबर का बनेगा, 60 नंबर का जो है टोटल रहेगा अकादमिक इंडेक्स में, जिसमें आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स, स्नातक के मार्क्स, स्नातकोत्तर के मार्क्स जो है वो जुड़ेंगे। 30 मार्क्स का ये रहेगा। इसी तरीके से प्रस्तुतिकरण में आपको देखिए प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन में कम से कम 10 अधिकतम 15 स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुतिकरण होगा। जो देखिए पावर प्रेजेंटेशन होता है, पावर जो स्लाइड्स होती हैं उनके द्वारा प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा, जिसमें शोध का प्रस्ताव, शिक्षक, लिटरेचर रिव्यू विधि, ये सब जो स्टेप्स होते हैं रिसर्च के वो सब आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए अधिकतम 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। मौखिकी या साक्षात्कार के लिए 20 मार्क्स आपको जो है दिए जाएंगे। इसमें आपको देखिए क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, किन बिंदुओं पर विचार होगा। क्या अभ्यर्थी प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता रखता है, क्या प्रस्तावित शोध कार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय शोध केंद्र पर क्रियान्वित किया जा सकता है, क्या प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है। तो देखिए जो
थ्योरडाइज करना है या न्यू नॉलेज क्या निकल सकती है, ये सब चीज़ों पे बिंदु पे विचार करके 60 में से आपका योग बनेगा। पार्ट टाइम के लिए देखिए आपको एक शोध कार्य आलेख लिखना पड़ेगा, इसका वेटेज 70% रहेगा। कार्य अनुरूप पे 10 मार्क्स मिलेंगे, अकादमिक इंडेक्स पे 10% के मार्क्स मिलेंगे। और देखिए 10% में क्या क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। तो ये इस तरीके का रहेगा, जो अकेडमिक इंडेक्स आपका 10% रहेगा वो उसमें इस तरीके से वेटेज रहेगा, और मौके की 10% रहेगा। इस तरीके से आपका योग जो है 100% बनेगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके बाद में देखिए ड्यूरेशन क्या रहेगा पीएचडी का, जो ड्यूरेशन रहेगा पीएचडी का वो रहेगा 3 वर्ष का, और मैक्सिमम जो रहेगा मतलब कम से कम आपको 3 वर्ष, जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं आपकी फ़ीस जमा हो जाती है और आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तब से लेके 3 वर्ष तक आप पीएचडी कर सकते, तब से मिनिमम 3 वर्ष तक कर सकते हैं और मैक्सिमम 6 वर्ष तक आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए मिनिमम 4 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष में आपका होगा। महिला विद्यार्थी तथा निःशक्त व्यक्ति जिसकी निःशक्तता 40% से अधिक हो, तो देखिए ये बेसिकली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बात हो रही है, फिर 40% से अगर उनकी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो, तो उनके पीएचडी के लिए अधिकतम 2 वर्ष की छूट और दी जाती है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। गाइडलाइंस जो हैं आपको इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको अपने तैयार रखने, ईमेल आईडी और अपने जो फ़ोटो वगैरह हैं ये सब तैयार रखने। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स से आर्थिक जो मतलब अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कोई किसी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको तैयार करना है। और देखिए जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा, रिसर्च डिग्री कमेटी जो रहेगी, डीआरसी जो रहेगी, आरडीसी जो रहेगी सॉरी, उसका रहेगा। फॉर्मेट क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का ये भी आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है, सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए समान होगा। और जो प्रथम प्रश्न पत्र रहेगा मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी का सभी विषयों के लिए सेम रहेगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 70 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। तो देखिए 70 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। इसके बाद में देखिए जो द्वितीय होगा उसमें आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, विषय से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और इसमें 70 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 1 मार्क्स का होगा। इस प्रश्न पत्र के लिए 1.5 घंटा मिलेगा और फर्स्ट के लिए भी 1.5 घंटा मिलेगा, यानी कि टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 11 दिसंबर को आपका पेपर होना है, 10 बजे से 12:30 बजे तक आपका पेपर होगा और द्वितीय पाली में 2:30 बजे से 4 बजे तक आपका पेपर होगा। शोध जो प्रश्न पत्र रहेगा उसका देखिए इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शोध पत्र का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा इस तरीके से। इम्पॉर्टेंटली देखिए ये रहेगा, इसमें जो पीएचडी का एंट्रेंस रहेगा आपका उसका सिलेबस रहेगा ये। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथड ऑफ सैम्पल रिसर्च, सैम्पल्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रिपोर्ट प्रिपरेशन और रिसर्च एथिक्स जो है ये सब आपका सिलेबस में रहेगा। और सेकंड के लिए क्या रहेगा, सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और इस केवल में विशिष्ट जो संदर्भित विषय है जिसमें आप पीएचडी करने वाले हैं उससे पूछा जाएगा। इसका सिलेबस किस पे बेस्ड रहेगा, तो इसका पाठ्यक्रम रहेगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के जो स्नातकोत्तर जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस रहेगा उस सब्जेक्ट का, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए कोई ऐसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसमें इंडेक्सेस वगैरह और एनेक्चर्स आ गए हैं तो ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। 6 मंथली पीएचडी रिपोर्ट ये सब बात की बातें हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है नोटिफिकेशन के लिए तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकेंडली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास में जो है ये क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स आपने की है या नेट जेआरएफ आपके पास में और मास्टर्स है, तो आप पीएचडी के लिए बिल्कुल सोच सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट।